प्रिय विद्यार्थियों, सभी को प्रातः का नमस्कार। हम ऋतुकाल पढ़ रहे थे। ऋतुकाल यानी वह काल जिसने हिंदी भाषा के साहित्य हेतु काव्य शास्त्र का निर्माण किया। ऋतुकाल वह काल जिसमें दरबारी कवि शासकों की मनसा के अनुरूप रचनाएं किया करते थे। साहित्य और समाज का संबंध न के बराबर था। साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन यह बात ऋतुकाल में चरितार्थ नहीं होती, क्योंकि अधिकांश कवि दरबारी काव्य का सृजन कर रहे थे। इस काल में प्रधान प्रवृत्ति काव्यांग निरूपण रही, लक्षण ग्रंथों का निर्माण रहा, लेकिन साथ साथ श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि इस काल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहिए तो कह सकता है। काव्यांग निरूपण व श्रृंगारिकता इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस काल में अन्य प्रकार की रचनाएं नहीं हुई। इस काल में कुछ कवि नीतिपरक कवि भी हुए हैं, जिन्होंने जीवन के गूढ़ अनुभवों को अपने काव्य में समेटकर समाज को अपने पद्य के जरिए एक नीति देने का प्रयास किया। उन्हें जीवन की नीति बताई। तो आज की इस कक्षा में हम ऋतुकाल के नीति कवि कौन रहे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन जो नीति काव्य है, उस नीति काव्य के रचयिता जो कवि हुए हैं, उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूक्तिकार कहा है। इस काल के प्रमुख नीति कवि वृंद हुए हैं। वृंद मूलतः बीकानेर के मैं वापस इस बात को शुद्ध करना चाहूँगा कि वृंद मूलतः मेड़ता में जन्मे, लेकिन इनके पूर्वज बीकानेर के निवासी थे। सेवक जाति के परिवार से ये संबंध रखते थे। इनका परिवार कालांतर में बीकानेर से नागौर चला गया और नागौर में मेड़ता में 1643 ईस्वी में वृंद कवि का जन्म हुआ। वृंद या वृंदावन कवि। वृंद कवि भी विभिन्न आश्रयों में रहे। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहे। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह, जिन्होंने ऋतुकाल में एक बहुत ही छोटी सी और बहुउपयोगी अलंकार पर पुस्तिका लिखी, भाषा भूषण, उनके दरबार में रहे। इसके अतिरिक्त इनका सर्वाधिक समय किशनगढ़ के राजा राज सिंह के आश्रय में बीता, जो कि वृंद कवि को अपना गुरु मानते थे। वृंद कवि के गुरु स्वयं के गुरु तारा पंडित नामक व्यक्ति रहे हैं। देखिए, वृंद जो हैं उनकी रचनाओं में बात करें तो नीति संबंधी उनकी रचनाएं वृंद सतसई, जिसमें उनके 700 दोहे हैं और बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध दोहे इन्होंने लिखे, जिसमें कुछ दोहे
हम लोग गाहे बेगाहे समाज में सुनते हैं। भाव पंचासी का एक रसभेद की रचना भी लिखी इन्होंने। इनके कुछ दोहों को हम देखें, जैसे एक इनका एक दोहा है, अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर, जैते पाँव पसारिए तैती लांबी सौर। अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर। अपनी पहुँच का मतलब है अपनी क्षमता, विचारने का अर्थ है समझ कर, कर्तव्य करिए दौर। कर्तव्य का मतलब होता है कार्य, यानी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का आकलन करना आना चाहिए और अपनी क्षमताओं के मुताबिक उसे अपने काम अंजाम देने चाहिए, और व्यक्ति को उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी पहुंच है। और अंत में वो कहावत जोड़ के कहते हैं, जैते पाँव पसारिए तैती लंबी सौर। जितनी लंबी चद्दर है उतना ही पाँव हमें फैलाना चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा जो हमें ये बताता है कि अभ्यास के बल पर मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करते करते प्रवीण हो जाता है। और ये दोहा जग प्रसिद्ध दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़े निशान। दृष्टांत अलंकार का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, जिसमें पहली और दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव है। पहली पंक्ति ये कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात अभ्यास करते करते जड़मति, जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है वह भी सुजान हो जाता है, चतुर हो जाता है। और इसके दृष्टांत स्वरूप दूसरी पंक्ति दी गई है, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़े निशान। कुएं के ऊपर जो पत्थर होता है, उस पत्थर पर से जब रस्सी बार बार गुजरती है, पानी की बाल्टी जब नीचे पहुंचती है, भरकर ऊपर आती है, बार बार इस प्रकार से आने जाने में रस्सी जो पत्थर पर निशान डाल देती है। तो रस्सी जब पत्थर पर निशान डाल सकती है तो मंदबुद्धि व्यक्ति भी, जड़मती व्यक्ति भी, मूर्ख भी चतुर हो सकता है। एक और दोहा जो इनका बड़ा प्रसिद्ध है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। विद्या ज्ञान जो है उसके गुणों का वर्णन किया गया है कि विद्या या ज्ञान जो है ये बड़ा अद्भुत है। इसको हम जितना खर्च करते हैं, जितना हम ज्ञान या विद्या अपने पास जो हमारे पास है उसको हम अन्य लोगों को प्रदान करते हैं, हमारा विद्या रूपी जो धन है वह निरंतर बढ़ता रहता है। देखिए, कोई भी चीज़ खर्च करने पर कम होती है, लेकिन यहाँ पर खर्च करने पर ये ज्ञान रूपी धन बढ़ता है। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है कि कारण के बगैर कार्य हो रहा है। भाई कोई चीज़ संग्रहित करने पर बढ़नी चाहिए, संग्रहित करने का कारण नहीं है, खर्च करने का है और फिर भी बढ़ जाता है। तो विशेषोक्त, इस प्रकार के अलंकार को हिंदी में विशेषोक्ति कहा जाता है, जिसमें कारण के विपरीत कार्य हो जाता है। फीको पे नीको लागे, कहिए समय विचारी। सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारी। यानी हमें
कोई भी बात, कोई भी कथन वक्त के अनुसार कहना चाहिए, चाहे वो कितना ही लोगों को नीरस लगे, लेकिन वो अच्छा लगे। समय अनुसार कही गई बात अच्छी होती है। जैसे आम दिनों में किसी को गालियाँ निकालना भारी पड़ सकता है, लेकिन विवाह के समय जब गीतों के माध्यम से गाली दी जाती है तो वह लोगों को प्रसन्न करती है। दूसरे कवि को देखते हैं हम, ये हैं बैताल कवि। देखिए बैताल कवि 1677 ईस्वी के इनका जन्म समय था और चरखारी नरेश विक्रम सिंह इनके आश्रयदाता राजा थे। बैताल कवि ने राजा विक्रम को संबोधित करते हुए छपय छंद में अपना नीति काव्य लिखा। जैसे मैं इनका एक छपय छंद बताना चाहूँगा। छपय छंद विषम मात्रिक छंद है, जिसमें 6 चरण होते हैं। रोला और उलाला छंद मिलकर छपय छंद का निर्माण करता है। मरे बैल गरिया, मरे वड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे व खसम निकट्टू। यानी बैताल कवि कहते हैं कि कृष का ये जो बैल है वो जीने के काबिल नहीं होता। टट्टू यदि अड़ियल होता है तो वो किस काम का। कर्कश नारी भी काम की नहीं होती। और जो बेकाम, जो काम नहीं करते हैं, बेरोजगार होते हैं, खाली बैठे रहते हैं, ऐसे पति भी किसी काम के नहीं होते। आगे वो कहते हैं, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगाए, ब्राह्मण सो मरी जाए जो हाथ ले मदिरा प्यावे। बेटा जो अपने जाति में, कुल में जो है दाग लगा देता है, जाति कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है, वह कोई काम का नहीं। और वह ब्राह्मण किसी काम का नहीं जो अपने हाथों से मदिरा पिलाता है। बैताल कहे विक्रम सुनो, ऐते मरे न रोइए, अरु बैनियाव राजा मरे तबे नींद बरसोइए। वो कहते हैं कि जब अन्यायी राजा मर जाए तब हमें आराम से सोना चाहिए और इन सब के मरने पर हमें नहीं रोना चाहिए। इस काल में एक नीति कवि हुए गिरधर, जिनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ छंद गांव-गांव में प्रसिद्ध थे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दसाए। बहुत ही प्रसिद्ध कुंडली है। साईं घोड़न के अक्षत गदन पायो राज। ये बहुत ही प्रसिद्ध कुंडली नियुक्ति अलंकार में लिखी गई, जिसमें अप्रस्तुत के बहाने प्रस्तुत बात कही गई। नियुक्ति अलंकार की विशेषता होती है कि अप्रस्तुत के बहाने प्रस्तुत बात कही जाती है। यानी योग्य व्यक्तियों के होते हुए जब अयोग्य को राज मिल जाए, तो इसके संदर्भ में कवि ने कहा, साईं घोड़न के अक्षत गदन पायो राज। इस प्रकार से गिरधर कविराज जो हैं, इनकी कुंडलियाँ नीति की होती थी और इनकी कुंडलियाँ उस समय गांव-गांव में प्रसिद्ध थी। फिर अंतिम नाम हम देखेंगे नीति कवियों में, दीनदयाल गिरी। ऋतुकाल में ये बाबा के उपनाम से जाने जाते थे। वैसे हिंदी साहित्य में बाबा के उपनाम से एक अन्य कवि आधुनिक काल में जाने गए, जो कि प्रसिद्ध कवि नागार्जुन थे। ऋतुकाल में बाबा के उपनाम से दीनदयाल गिरी को जाना जाता है। महंत कुशागिरी इनके गुरु थे। और दीनदयाल जी गिरी आधुनिक काल के जन्मदाता, आधुनिक काल के प्रवर्तक हरीशचंद्र भारतेंदु के पिता
गोपाल चंद्र गिरधर दास के अभिन्न मित्र थे। इनके बारे में ऋतुकाल में शुक्ल जी ने ये कहा कि इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के किसी कवि की नहीं हैं। इन्होंने जैसी अन्योक्तियाँ लिखी है और प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत बातें कही है, वैसे किसी कवि की नहीं है। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं अन्योक्ति कल्पद्रुम और अनुराग बाग। अनुराग बाग रचना इनका कवि छंद में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन लिखा गया है। इसमें तो आज की इस कक्षा में हमने विभिन्न 4 कवियों के बारे में जाना, इनकी रचनाओं के बारे में जाना। ये विद्यार्थियों, आप जो है आज का होम असाइनमेंट नोट कर लें और इस गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। आज के 2 प्रश्न मैं आपको देता हूँ। ऋतुकाल के प्रमुख नीति कवि कौन हैं और उनकी रचनाएं लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, वृंद का परिचय देते हुए वृंद की रचनाओं के नाम लिखिए एवं वृंद काव्य की विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न लिखिए, गिरधर कविराय, बैताल कवि एवं दीनदयाल गिरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। विद्यार्थियों, हमने प्रथम प्रश्न पत्र की 2 इकाई आज समाप्त कर दी है। चौथी और 5वीं इकाई समाप्त हुई। अगली कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र की किसी अन्य इकाई पर विचार करेंगे, जो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।